इस वीडियो में राष्ट्रीय आय का लेखांकन के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जानेंगे। उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन में संलग्न साधनों को प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ प्राप्त होता है। तो उत्पादन के 4 मुख्य साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। इनमें सब साधनों का अपना अपना महत्व होता है। किसी भी एक साधन के अभाव में उत्पादन कार्य संभव नहीं हो पाता। साहसी इन सब साधनों को एकजुट कर उत्पादन कार्य करता है। साहसी के अभाव में ये साधन बेकार पड़े रहते हैं। इसलिए साहसी को जोखिम उठाने के बदले लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से उत्पादन के चारों साधन भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी को उत्पादन कार्य के बदले प्रतिफल प्राप्त होता है। व्यावसायिक फर्म इन उत्पादन साधनों के सामूहिक उपयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्ति करता ही नहीं, वरन ये साथ साथ उपभोक्ता भी होते हैं। व्यावसायिक फर्म को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिसको वह पुनः वस्तुओं और सेवाओं के पुनर्उत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर खर्च करते हैं। इस प्रकार आय प्रवाह चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब ये सर्कुलर फ्लो में इनकम चलते रहती है। व्यावसायिक फर्म जो हैं ये क्या करती है, वस्तुएं और सेवाओं की बिक्री करती हैं। इससे इनको आय प्राप्त होती है, और जो आय प्राप्त होती है फिर से क्या करता है, ये सेवाओं का और वस्तुओं का पुनर्उत्पादन करता है। फिर से उत्पादन कर रहा है और पुनर्उत्पादन के लिए क्या करेगा, उत्पादन साधनों पर और ज़्यादा खर्च करेगा। जैसे उत्पादन साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी पर और अधिक खर्च होगा। इस तरह से आय प्रवाह चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब यही हो गया कि ये फर्म उत्पादन कार्य कर रही हैं, वस्तुओं और सेवाओं को बेचती हैं, उसके बदले उनको आय प्राप्त होती है। इस आय से वो फिर से उत्पादन साधनों को पर खर्च करता है, और उत्पादन साधनों को खर्च करने के बाद इन सब साधनों के सहयोग से फिर से उत्पादन कार्य करता है। तो इस तरह से इनकम जो है इसका एक चक्रीय प्रवाह होता है। इसको चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं और इसको वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं। क्योंकि आय का चक्रीय प्रवाह होता है, इसलिए उत्पादन कार्य निरंतर संभव होता है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। उत्पादन आय को, आय व्यय को, फिर वह व्यय उत्पादन को, और उत्पादन पुनः आय को जन्म देता है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजी आय चक्रीय प्रवाह के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से क्या हो रहा, उत्पादन जब कोई भी फर्म करती है तो उसको उस जो वस्तुएं तैयार हो रही है, सेवाएं तैयार हो रही हैं, उसके बेचने पर उसको आय प्राप्त होती है, और आय जो उसको मिल रही है वो उससे क्या होता है, वो खर्च करता है, उसको साधनों के क्रय पर करता है या अपने उपभोग पर खर्च करता है। तो उससे आय से क्या हो रहा है, फिर से व्यय हो रहा है। और अगर व्यय होगा, इसका मतलब उसने साधनों पर खर्च किया या उपभोग किया किसी चीज़ का, तो उससे फिर से उत्पादन होगा, और उत्पादन से पुनः आय प्राप्त होती है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय
चक्रीय प्रवाह के रूप में जानी जाती है। एक साइकिल के रूप में, एक वर्तुल के रूप में ये चलते रहती है, इसलिए इसको आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। क्योंकि आय का चक्रीय प्रवाह होता है, इसीलिए उत्पादन कार्य संभव होता है और सभी साधन उत्पादन कार्य में सहयोग देते रहते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी इसीलिए उत्पादन कार्य में सहयोग देते रहते हैं, क्योंकि आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। इनके प्रतिफल के फलस्वरूप लगान, मजदूरी या ब्याज या लाभ मिलता रहता है। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से है। आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या हो गया? जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौद्रिक आय का प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय प्रवाह से है। इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का ना तो कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में प्रवाहित होते रहती है। अर्थशास्त्री लिप्से ने परिभाषा दी है इसकी। आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों और घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है। तो ये लिप्से के द्वारा दी गई परिभाषा है। परिभाषा क्या है देखिए, आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों, घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है। तो आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से है। क्योंकि इस आय का चक्रीय प्रवाह का ना कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है, इसीलिए इसको आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। लिप्से द्वारा दी गई परिभाषा का मतलब है जो उत्पादन हो रहा है फर्म के द्वारा, उससे वस्तुएं और सेवाएं घरेलू परिवारों के बीच में दी जाती हैं और घरेलू परिवार जो उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं उसके बदले उनको मुद्रा की पूर्ति करते हैं। इस चित्र के माध्यम से देखिए, उत्पादन से जब कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है आय प्राप्त होती है और जो आय प्राप्त होगी उसका खर्च भी होगा, विभिन्न वस्तुओं में या उपभोग में या सेवाओं में उसका खर्च होगा। और जो खर्च हुआ है उससे क्या होगा, ये क्योंकि वस्तुएं खरीदने में खर्च हुआ है, ये मौद्रिक आय कहाँ को जा रही है? उत्पादन की ओर को जा रही है। तो ये देखिए, उत्पादन, इससे आय हो रही है, आय से व्यय हो रहा है और फिर से उत्पादन हो रहा है। तो ये एक साइकिल के रूप में चल रहा है, इसलिए इसको वर्तुल प्रवाह या आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत इसका है, किसी भी विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता और उत्पादक उतनी ही मुद्रा की मात्रा प्राप्त करता है जितनी क्रेता या उपभोक्ता व्यय करता है। अर्थात क्रेताओं द्वारा खर्च की गई राशि विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। दूसरा सिद्धांत इसका है, वस्तुएं तथा सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती हैं, जबकि इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में अर्थात क्रेता से विक्रेता की ओर प्रवाहित होता है। फिर से देखिए, आय का जो चक्रीय प्रवाह दो सिद्धांत पर आधारित है। पहला तो है, क्रेता द्वारा खर्च की गई राशि विक्रेताओं द्वारा खर्च की गई राशि के बराबर होती है। मतलब क्रेता ने जो राशि खर्च की है वो किसके बराबर हो गई? विक्रेता द्वारा खर्च की गई राशि के बराबर है। दूसरा, वस्तुओं
तथा सेवाएं विक्रेता से क्रेता की ओर। विक्रेता कौन हो गया? उत्पादक। और जबकि इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर परिवार या व्यक्तियों से जो मुद्रा है कहाँ को जा रही है? उत्पादक की ओर को जा रही है। मतलब उत्पादक से सेवाएं और या जो वस्तुएं हैं ये परिवार की ओर को आ रही हैं, और परिवार क्योंकि इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीद रहा है मुद्रा के बदले, तो मौद्रिक भुगतान उत्पादक की ओर को हो रहा है। चक्रीय प्रवाह दो तरह का होता है। पहला है वास्तविक प्रवाह और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह का मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह वास्तविक प्रवाह कहलाता है, और मुद्रा का प्रवाह मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह उत्पादक से परिवारों की ओर को होता है, और मौद्रिक प्रवाह परिवारों से उत्पादक की ओर को होता है। वास्तविक प्रवाह परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं और फर्मों से परिवारों को वस्तु या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम देते हैं। फर्म इन साधन सेवाओं की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। इसमें देखिए चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे ये भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के द्वारा उत्पादन कार्य होता है, और ये जो वास्तविक प्रवाह है ये दिखाया गया है, सेवाएं और वस्तुएं परिवार की ओर को जाती हैं। फिर मौद्रिक प्रवाह फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान, और परिवारों से फर्मों को वस्तुओं व सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता रहता है वही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए, फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान। साधन सेवाएं क्या हो गई? कौन से साधन हो गए? भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, इनको मौद्रिक भुगतान मिलता है। और इसी तरह से जब उत्पादन हो जाता है तो परिवारों से फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के दिया जाता है, और ये चक्र चलता रहता है, इसीलिए इसको मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। साधन आय के रूप में फर्मों से परिवार क्षेत्र को और फिर वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए उपभोग व्यय के रूप में इसका प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्मों की ओर को होता है। तो इस तरह से ये जो चक्रीय प्रवाह है ये दो तरह के होते हैं, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहते हैं, और मौद्रिक प्रवाह का मतलब है आय या मुद्रा का प्रवाह मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। वास्तविक प्रवाह किधर से होता है? ये परिवारों से, ये उत्पादक से वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है ये परिवारों की ओर को होता है या उपभोक्ता की ओर को होता है, और मौद्रिक प्रवाह इसके विपरीत होता है। विपरीत मतलब फर्म की ओर को या उत्पादक की ओर को होगा, परिवार से। इस चित्र में देखिए यहाँ पे दिया गया है, मौद्रिक प्रवाह को दिखाया गया है। साधन ये भुगतान है, लगान, मजदूरी, ब्याज, ये साधनों को प्राप्त हो रहे हैं। फर्म या उत्पादक को मुद्रा प्राप्त हो रही है इसके बदले, और क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं खर्च की जा रही हैं तो ये मुद्रा कहाँ को जा रही है? उत्पादकों की ओर को जा रही है। आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था के केवल दो क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि
अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र का मतलब है यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र द्वारा जो अंतिम वस्तुएं तैयार हो रही है उसका उपभोग करता है। और उत्पादक क्षेत्र, यह क्षेत्र अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करता है। दूसरा, आय का जो चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल है। 3 क्षेत्रीय मॉडल में यहाँ पर मॉडल में 3 क्षेत्र होते हैं, परिवार, फर्म और सरकार। इस मॉडल में सरकार के क्रियाकलाप भी आय को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस मॉडल के 3 क्षेत्र हैं, परिवार, फर्म और सरकार। सरकार के क्रियाकलापों को मुख्य रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं, सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय। सरकारी राजस्व से मतलब है सरकार विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है। सरकार की आय का प्रमुख स्रोत टैक्स है, कर लगाती है सरकार। दूसरा है सरकारी व्यय। सरकार करों से प्राप्त आय को विभिन्न प्रकार से खर्च करती है। तो इस तरह से एक क्षेत्र के जो इस मॉडल के 3 क्षेत्र हैं, परिवार, फर्म और सरकार। आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल। इस मॉडल में आय प्रवाह के 4 स्तंभ हैं। पहला है परिवार क्षेत्र, दूसरा है व्यावसायिक फर्म, तीसरा है सरकारी क्षेत्र। यहाँ पे एक अन्य क्षेत्र और है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, या इसको कह सकते हैं शेष विश्व क्षेत्र। 4 क्षेत्रीय जो प्रवाह मॉडल है, इसमें विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुली अर्थव्यवस्था का है। यहाँ पर आयात भी होता है, निर्यात भी होता है। जब एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व से आयात की गई वस्तुओं का भुगतान करती है तो इसमें देश के बाहर शेष विश्व की ओर मुद्रा का प्रवाह होता है। लेकिन इसके विपरीत कोई देश अगर विश्व को निर्यात करता है तो उसे दूसरे देश से भुगतान प्राप्त होता है, या मुद्रा का फ्लो जो है यहाँ पर विपरीत हो जाता है। तो इस तरह से जो खुली अर्थव्यवस्था है, इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है परिवार क्षेत्र, दूसरा है व्यावसायिक फर्म, तीसरा है सरकारी क्षेत्र और चौथा है शेष विश्व क्षेत्र। आयातों के होने पर चक्रीय प्रवाह से आय का रिसाव होता है और निर्यात किए जाने पर चक्रीय प्रवाह में आय का अंतःक्षेपण होता है। मतलब आयात से मुद्रा दूसरे देश को जाती है और अगर निर्यात करता है देश तो उससे दूसरे देश से मुद्रा अपने देश को आती है। तो अगर निर्यात की मात्रा ज़्यादा है आयात से तो इसका मतलब उसको विदेशी मुद्रा ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो ये आय के चक्रीय प्रवाह का जो 4 क्षेत्रीय मॉडल है, इसमें आय बराबर है उपभोक्ता व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय और प्लस शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात से मतलब है जो कुल निर्यात है उसमें से जितना आयात में खर्च हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। तो इस तरह से आय बराबर उपभोक्ता व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय और प्लस शुद्ध निर्यात ये है, तो ये कुल आय को दर्शाती है। तो कुल आय कितनी हो गई? उपभोक्ता व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को सबको जोड़ दिया जाए तो आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से आय के चक्रीय प्रवाह के ये 3 मॉडल थे। आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव और अंतःक्षेपण। आय का रिसाव आय का वह भाग है जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता और प्रवाह से
बाहर कर दिया जाता है। मतलब रिसाव से मतलब है वह आय जिसे बचाकर रख लिया जाता है और आय प्रवाह में वापस नहीं लौटाया जाता। यदि उत्पादन के साधन अपनी समस्त आय को देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय नहीं करते तो उसे आय का रिसाव कहा जाता है। इसी प्रकार यदि वस्तुएं बेचकर फर्में जो आय प्राप्त करती हैं, इसका मुख्य भाग उत्पादन साधनों की सेवाएं खरीदने पर खर्च न करके अवितरित आय या लाभ के रूप में रख लेती हैं, तो वह आय प्रवाह भी आय का रिसाव कहलाती है। आय का अंतःक्षेपण। आय का अंतःक्षेपण आय में होने वाली वृद्धि है जो चक्रीय प्रवाह में बाहर से किसी और स्रोत द्वारा होती है। इसको आय का अंतःक्षेपण कहा जाता है। आय का अंतःक्षेपण अर्थव्यवस्था में आय सृजन प्रक्रिया में वृद्धि करता है। अंतःक्षेपण का राष्ट्रीय आय पर विस्तारवादी प्रभाव पड़ता है। चक्रीय आय प्रभावों का महत्व। पहला, राष्ट्रीय आय का अनुमान। देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन बहुत ही अधिक उपयोगी है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान। चक्रीय आय प्रभावों के द्वारा हमें मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है। तीसरा, मौद्रिक नीति का महत्व। चक्रीय आय प्रवाह अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग की समानता लाने के दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति के महत्व को स्पष्ट करती है। चौथा जो इसका महत्व है, राजकोषीय नीति का महत्व। चक्रीय आय प्रवाहों के अध्ययन के द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से राजकोषीय नीति का महत्व स्पष्ट होता है। असंतुलन की समस्याओं का अध्ययन। चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा असंतुलन किन कारणों से होता है तथा इन कारणों को कैसे दूर किया जाए, इसका अध्ययन किया जाता है। छठा, आय एवं रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन। मुद्रा प्रवाह और इसे प्रवाहित करने वाले तत्वों को ध्यान में रखकर, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे J.M. किन्स ने आय व रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का एक मुख्य भाग है। सातवां है उत्पादन आय और व्यय की तिहरी समानता। आय के चक्रीय प्रवाह से स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन आय व्यय उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को प्रकट करने के विभिन्न रूप हैं। आठवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का आधार। आय का चक्रीय प्रवाह तो पूरे वीडियो में हमने देखा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता रहता है, इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। उसे आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ना तो आदि है और ना ही अंत होता है। इस चक्रीय प्रवाह का ना तो आरंभ होता हुआ दिखाई देता है और ना ही अंत होता दिखाई देता है। साथ ही इसमें आपने जाना कि वास्तविक प्रवाह क्या है, मौद्रिक प्रवाह क्या है, आय का रिसाव किसे कहते हैं और आय का अंतःक्षेपण किसे कहते हैं, और साथ ही इस पूरे वीडियो में आपने चक्रीय आय के प्रभावों के महत्व के बारे में जाना। तो इस तरह से